आज हम बात करेंगे सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 11/1/2023 को हुआ था। इसके बाद हमारी सोशल साइंस आती है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं कथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित हैं। Days are grand long composition about heroes men and women and include stories about gods. ऑप्शन ए है ऐतिहासिक लेख यानी कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ऑप्शन बी है एपिक्स यानी कि महाकाव्य। ऑप्शन सी है वृतांत यानी कि आख्यान यानी कि नैरेटिव्स। ऑप्शन डी है बायोग्राफिक्स यानी कि संदर्भिकाएं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी महाकाव्य यानी कि एपिक्स। महाकाव्य जो होते हैं उनमें सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि भव्य और लंबी रचनाएं कहाँ होती है? महाकाव्य में। किसके बारे में होती हैं? तो सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में होती हैं। कथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कि जो कथाएं हैं वो भी क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि महाकाव्य जो होते हैं उनमें जो सूरवीर होते हैं और जो वीरांगनाएं होती हैं उनके बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं जो होते हैं उनसे संबंधित कहानियां यानी कि जो कथाएं हैं वो भी क्या होती हैं? सम्मिलित। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का संपूर्ण चित्रण व्यापक रूप से किया जाता है। महाकाव्य वे होते हैं जिनमें कोई भी महापुरुष है उनके जीवन का जो संपूर्ण चित्रण है वो कैसे किया जाता है? व्यापक रूप से। महाकाव्य की रचना में इतिहास की प्रसिद्ध कथाएं जो होती हैं वो भी शामिल होती हैं और इसका नायक उद्दांत और महान चरित्र धारण करने वाला होता है। इसका नायक कैसा होता है? महान चरित्र जो होता है वो धारण किए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि A new form of Buddhism developed during the rule of King Kanishka। और स्टेटमेंट बी है कि महायान बुद्धिज्म had two distinct features। बुद्धास religion was divided through science and the belief in बुद्धिस्व। इन्होंने कथनों पर विचार कीजिए यानी कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था। क्या बात सही है? या फिर बौद्ध धर्म की नई धारा जो है वो महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट है और हमें ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज लिंक्ड टू फर्स्ट, यानी कि ये और भी दोनों सही है और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि ए फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, यानी कि पहला तो गलत है किंतु दूसरा क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट लिंक्ड टू फर्स्ट, यानी कि ये वो दोनों सही तो है लेकिन कथन जो सेकेंड पहले से संबंधित नहीं है। और चौथा कह रहा है कि फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, यानी कि ये सही है परंतु सेकेंड वाला गलत है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, यानी पहला तो सही है लेकिन दूसरा वाला क्या है? गलत है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। क्या हुआ कि चौथी बौद्ध संगति हुई कि किसके शासनकाल के समय? कनिष्क के शासनकाल के समय। और इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था वो कितनी शाखाओं में बांट दिया गया? दो शाखाओं में। एक तो थी हीनयान और एक कौन सी थी? महायान। बौद्ध धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता महायान के उदय का एक कारण रही। बौद्ध धर्म में बढ़ती जो रूढ़िवादिता वो किसके उदय का कारण रही थी? महायान के। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई थी और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूल और सरल बनाने का प्रयास भी किया था। जो विदेशी शासक थे उन्होंने क्या किया था कि जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या किया था? इंटरेस्ट को शो किया था। ठीक है, साथ ही बौद्ध धर्म के जो नियम थे उनको अनुकूल और सरल बनाने का भी उन्होंने प्रयास ट्राई किया था। महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब किसने ले लिया था? बुद्ध की प्रतिमाओं ने। यानी कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जगह आप क्या कहते थे कि बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा किया। यही कारण था कि व्यापारियों के साथ साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला जैसे कि स्तूप है, विहार है, मंदिर है, इन सबको क्या दिया गया? प्रोत्साहन। इस तरह से पहला सही था और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अगला भी हमारा कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट बनकर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। दूसरा कह रहा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। ये भी सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा पहले से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि पहला कथन गलत है परंतु दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पहला दोनों सही है कथन लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। चौथा कह रहा है कि पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं परंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं है। हमारी व्याख्या कह रही है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? कुषाण थे। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर क्या कर लिया था? नियंत्रण। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। ये सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो जारी करने वाले शासक बन गए थे। कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया था। बिम कड़फिसेस पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के की शुरुआत की थी। इस तरह से दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसमें काफी क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। और कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर क्या कर लिया था? अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, और सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन थे? कुषाण ही थे। ठीक है, और पहला कुषाण शासक कौन था? बिम कड़फिसेस था। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यानी स्टेटमेंट वाले काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कथन है कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। और दूसरा कथन कह रहा है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। तो इसमें विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड इट्स फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड। यानी कि एक कथन एक और दो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है और दूसरे की क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। मेरी व्याख्या कह रही है कि जैसे जैसे जब प्रत्येक नया राजवंश था वो क्या करता था? सत्ता में आता था और राजा अपने शासक होने के जो नैतिक अधिकार इन पर भी जोर देना चाहते थे। इसीलिए क्या होता था कि पूजा के स्थानों का निर्माण करने से शासकों को परमेश्वर के साथ अपने जो घनिष्ठ संबंध हैं उनकी घोषणा करने का क्या मिला? ऑप्शन मिला था, जो कि तीव्र राजनीतिक परिवर्तनों के युग में विशेष रूप से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तथा एक कथन दोनों सही होते हैं और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्या है? मैच द प्लेसेस एंड कम्युनिटीज टू देयर क्राफ्ट। यानी कि जगह और उनके समुदायों में उनकी शिल्प कला के साथ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। पहला है हमारा विदर और ये लोह संबंधित कार्य लोहार। दूसरा है सूरत बुनाई यानी वीविंग। तीसरा है पंचाल ये सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र। और चौथा सलियार यानी कि तांबे और चांदी में। तो बताइए इसमें से किसका किसके साथ मिलान हो रहा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ और फोर्थ का सेकेंड के साथ मिलान है। तो मिला लेते हैं जरा। फर्स्ट वाले किसका है? फोर्थ के साथ है। तो फर्स्ट वाला फोर्थ यानी कि जो विदर थे वो तांबे और चांदी में क्या करते थे? जड़ाई का काम करते थे। ठीक है, सेकेंड वाला जो है वो थर्ड के साथ है तो सेकेंड वाला थर्ड के साथ मिलाइए। सूरत में क्या होता था? सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी वाले वस्त्र जो थे वो तैयार किए जाते थे। थर्ड का फर्स्ट यानी कि जो पांचाल थे वो लोह संबंधित कार्य जो थे यानी कि लोहार थे। और सेकेंड का और फोर्थ का सेकेंड है यानी कि सालियार जो थे बुनाई से संबंधित थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है सही सुमेलित होने के बाद जो विदर थे वो क्या कहते थे कि तांबे और चांदी में क्या कहते थे? जुड़ाई का वर्क करते थे। सूरत जो था वो सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र के लिए फेमस था। पंचाल जो था वो लोह संबंधित कार्य यानी लोहार थे। और जो सलियार थे वो बुनाई यानी वीविंग के लिए फेमस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार जो है वो करना है। ठीक है,
हमारा पहला कथन है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। जो अशोक थे उन्होंने क्या किया था कि अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया था कि जो कर्मकांड होते हैं वो किसी तरह के नहीं होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में जो लोग थे वो विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे, यानी जो मौर्य वंश था उसमें लोग क्या करते थे कि जो अलग अलग धर्म थे यानी विभिन्न धर्म थे उनका क्या करते थे अनुसरण यानी कि उनका पालन करते थे। ये तथा ये कभी कभी विवाद और पशु बलि तक पहुंच जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि ये लोग विवाद कर देते थे या फिर जो पशु बलि है यानी कि जो एनिमल को है उनका बलि देने तक ये पहुंच जाते थे। तो इसमें से मैं ये बताना है कि इनमें से मौर्य वंश के बारे में कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा गलत है लेकिन पहला सही है। तीसरा कह रहा है कि पहले और दूसरे दोनों ही सही है और सही व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। पता क्या है कि पहले और दूसरे दोनों सही है और एक दूसरा जो है पहले का कारण है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज कोर्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है और दूसरा जो है पहले का क्या है कारण है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मौर्य साम्राज्य के लोग जो होते थे वो क्या करते थे अलग अलग धर्मों का यानी कि विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इनमें कभी कभी क्या होता था संघर्ष भी हो जाता था। जानवरों की बलि दी जाती थी और दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं को हल करना उसका कर्तव्य है। जब अशोक का साम्राज्य था तो उन्होंने देखा था कि यहाँ अलग अलग धर्मों का पालन करते थे, सभी एक दूसरे से कभी कभी संघर्ष कर देते थे, बलि दी जाती थी और नौकरों के साथ जो क्या किया जाता था गलत व्यवहार करते थे। तो उन्होंने फील किया को हल करना क्या है उसका कर्तव्य है, इसीलिए उसने अधिकारियों को नियुक्त किया जिसे धम्म महात्म्य के नाम से जाना था। इसलिए अशोक ने क्या किया कि कुछ अधिकारी थे उन्होंने नियुक्त किया था जिन्हें किनके नाम से जाने थे, धम्म महात्म्य के नाम से जानते थे। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से लोगों से व्यर्थ के कर्म कांडों को भगाने के लिए भी कहा और उन्होंने प्रजा को दासों और सेवकों के साथ क्या करने के लिए कहा, कोमल व्यवहार करने की सलाह दी। इसलिए ये कथन दोनों सही है और सेकंड जो है फर्स्ट का क्या है कारण है। अगला कह रहा है कि मैच द टर्न विद इट्स करस्पॉन्डिंग रोल इन द विलेज इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित शब्दों को उत्तर भारत के गांव में उनके अनुरूप भूमिका के साथ करना है, मिलान करना है। ग्राम भोजक दूसरों की जमीनों पर काम करने वाले, गृहपति शिल्पकार, दासकर्म का स्वतंत्र कृषक और भूस्वामी ग्राम प्रमुख। तो बताइए किसका किसके साथ मिलान है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ के साथ है, सेकेंड का थर्ड के साथ है और थर्ड का फर्स्ट के साथ है, यानी कि फर्स्ट वाला किससे फोर्थ के साथ है। ग्राम भोजक क्या होते हैं, भूस्वामी ग्राम प्रमुख। अलग अलग भी पूछ लेता है तो अलग अलग भी याद करना। ग्राम भोजक क्या है, भूस्वामी ग्राम प्रमुख। बी वाला थर्ड के साथ है, यानी कि क्या है जो हमारे गृहपति हैं वो किससे संबंधित है, स्वतंत्र कृषक हैं। ठीक है, जो गृहपति हैं वो स्वतंत्र कृषक फ्री फार्मर्स हैं। जो ग्राम भोजक हैं वो भूस्वामी ग्राम प्रमुख से हैं और जो दास कर्मकार हैं वो दूसरों की जमीन पर काम करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछ ले आपसे कि दास कर्मकार कौन है, तो दूसरों की जमीन पर काम करने वाले हैं। गृहपति कौन है, तो वो स्वतंत्र कृषक हैं और ग्राम भोजक ये भूस्वामी ग्राम प्रमुख हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सही सम्मेलन इस प्रकार है कि जो ग्राम भोजक होते हैं वो भूस्वामी यानी कि ग्राम प्रमुख होते हैं, जो गृहपति होते हैं वो स्वतंत्र कृषक होते हैं, जो दास कर्मकार होते हैं वो दूसरों की जमीन पर क्या करने वाले होते हैं, वर्क करने वाले होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि द रवतवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यूज बुल्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कल्टीवेटर्स एंड टीलर्स। स्टेटमेंट सेकेंड है कि द रैयतवारी सिस्टम emphasizes the extractions of revenue through the village headman। चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना है। पहला है कि राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों यानी कि जो रैयत थे और जो खेतीहर कृषक थे उनके बीच क्या किया था, सीधा संबंध जो था वो स्थापित किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ने गाँव के प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर क्या दिया था, बल दिया था। तो सही विकल्प का हमें चयन करना है और सही आंसर इसमें हमारा जाएगा ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी कि ए तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे टॉमस मुनरो। कौन के थे, टॉमस मुनरो। उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो स्टार्ट की थी और ये व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के जो कुछ भाग थे उसमें क्या कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग
51% जो थी भूमि बुआई थी। इसमें रेतों के किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। अब जो किसान थे वो रैयत यानी कि स्वयं कंपनी भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि जो भूमि के क्षेत्रफल थी उसके आधार पर कहते थे। इससे पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विद देयर वर्क एंड निम्नलिखित समाज सुधारकों और उनके कार्यों के साथ सुमेलन करना है। जैसे कि ज्योतिबा राव फूले पटना और कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल खोले की थी कि नहीं। बेगम रुकैया इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी या नहीं। ताराबाई शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने स्त्री पुरुष प्रणाली की थी या नहीं। तो इन चारों में से हमें सही मिलान करना है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फर्स्ट सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि ज्योतिबा राव फूले जो थे उन्होंने क्या किया था कि जो महाराष्ट्र में लड़कियां थी उनके लिए क्या खेले थे, स्कूल जो थे वो ओपन किए थे। वहीं जो बेगम रुकैया शेखावत थी उन्होंने पटना और कलकत्ता में लड़की स्कूल जो थे वो खोले थे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने की थी। पंडिता रमाबाई उन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी पुणे में। रमाबाई ने क्या किया था कि पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। बेगम रुकैया शेखावत ने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे और ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने देश प्रयास किया। ऑप्शन ए है जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, ऑप्शन बी है विचारों की स्वतंत्रता के लिए, ऑप्शन सी है मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए और ऑप्शन डी है कि बाल विवाह की अनुमति के लिए। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। जाति बंधन थे उनको उन्मूलन के लिए, यानी रिमूवल ऑफ कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की थी तो प्रार्थना समाज ने जाति बंधों के उन्मूलन के लिए क्या किए थे? प्रयास किए थे। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो वेद समाज था उसने जो रूढ़िवादी हिंदुत्व था उसके अंधविश्वासों की बहुत ज्यादा निंदा की थी। तो पूछ लेगा कि किसने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की निंदा की, तो वो की थी वेद समाज ने। और प्रार्थना समाज ने क्या किया था? इसने जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए क्या किया था? प्रयास किया था। प्रार्थना समाज ने राणा डाय के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जो हिंदू समाज की अन्य कुरीतियां थी उनके विरुद्ध क्या किया था? आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन ए है कि राजा राम मोहन राय ने अपने जो विचार थे उनके प्रयास के लिए पर्चे लिखे थे और संवाद के रूप में भी थे। दूसरा कह रहा है कि सिंध सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों का क्या किया था? प्रोत्साहन। और तीसरा कह रहा है कि पीरियड के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए कि ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पेरियर द्वारा शुरू किया गया आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य था कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था को उसकी समग्रता में शामिल करना और जाति, धर्म और ईश्वर के बिना एक नया तर्क संगत और समाज बनाना। ठीक है, पेरियर समाज में व्याप्त सभी असमानताओं के लिए धर्म को उत्तरदायी मानते थे और पेरियर की राय में धर्म जो था वास्तव में सभी बुराइयों का क्या था? स्रोत था। उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना शुरू कर दी थी। इस तरह से ये भी सही है तथा सी गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाना है। पहला है कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, चेतना जागृति हुई, राइज ऑफ कॉन्शियस दैट इंडियन पीपल शुड बी सॉवरेन। दूसरा कह रहा है कि एल्बर्ट विल को वापस लेना, विड्रॉल ऑफ एल्बर्ट विल। तीसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और चौथा कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित होना, इन स्टेटमेंट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए, डी और बी, यानी कि ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए, डी, बी और सी सही हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने का प्रारंभिक से नूतन क्रम है कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए। फिर है कि ये चेतना जागृत हुई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में, एल्बर्ट विल वापस लिया था 1883 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्गी नेताओं यानी कि द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। पहला है कि को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। कह रहा है कि आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। तीसरा कह रहा है कि निवेदना की राजनीति विफल रही। और चौथा कह रहा है कि ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो मध्यवर्गीय नेता थे उन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। उदारवादी नेता प्रारंभिक राष्ट्रवादी भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करते हुए धन के निकासी सिद्धांत के साथ क्या किया था इन्होंने, ये आगे बढ़े थे। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण होने के बारे में अखिल भारतीय की राय बनाई गई थी और उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की थी आलोचना। ठीक है, और जनमत जुटाने के लिए देश में विभिन्न जो भाग थे उसमें प्रतिनिधियों को भेजा था। अगला भी हमारा स्टेटमेंट वाला है और कह रहा है कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फर्स्ट, यानी कि इनमें से दोनों के दोनों क्या है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई रूस की थी और छत्तीसगढ़ में थी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में थी और ये कहाँ से थी, ब्रिटेन के साथ। राउरकेला रूस से थी। ठीक है, का निर्माण किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, तो पीसी महालनोबिस से। उनमें कितनी आई थी, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया था। कब से कब तक थी, 1956 से लेकर 1961 तक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाहरी ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। इनर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स व्हेरेवर आउटर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स। दूसरा कह रहा है कि बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकारों के होते हैं और कुछ बाहरी ग्रहों के छौरों और छल्ले हैं। Outer planets are bigger in size and compared to inner planets and some of the outer planets have rings around them। तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, यानी कि गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, जो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं वो गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाहरी ग्रह चट्टानों से। बिल्कुल गलत है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है कि बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। इसी तरह से ये गलत है और बी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, हमारे सौरमंडल जो होता है उसमें हमारा जो सौरमंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। ठीक है, और इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है इनके कोई ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इसमें बुध सबसे पास होता है सूर्य के, वरुण सबसे दूर में होता है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, चंद्रमा। ठीक है, आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एक किससे होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। जबकि इनके बाहरी ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक किससे लिपटे होते हैं, गैसों से। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आंतरिक ग्रहों की तुलना में कैसे होते हैं, बड़े आकार के और कुछ बाहरी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक है, अतः ये गलत है और बी सही है। थोड़ी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और साथ ही आप सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और जो प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे देखा कीजिए, जूनियर लेवल के रात 8 बजे प्रीवियस ईयर देखा कीजिए, प्रैक्टिस सेट भी देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।